हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्या क्या फोर्सेस प्रोपेलर्स पे लगते हैं जब वो प्रॉपरली रोटेट कर रहे होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रोपेलर्स की जो पोजीशंस हैं, उनके ब्लेड एंगल, उनके एंगल ऑफ अटैक और उनकी पोजीशंस क्या क्या रहती हैं ड्यूरिंग द फ्लाइंग ऑपरेशन। तो उसी तरह से आज हम देखते हैं कि प्रोपेलर्स पर जब वो एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर्स रोटेट करते हैं तो उन पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। फर्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि हम बचपन से देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है कि पुल द अपार्ट, मतलब ये प्रोपेलर्स को अपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोपेलर जब प्रोपेलर हाई स्पीड पे रोटेट करता है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करते हैं। तो ये पहला फोर्स जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है प्रोपेलर्स के ऊपर। दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो आपका क्या है, टॉर्क बेंडिंग फोर्स लगता है। अब टॉर्क बेंडिंग फोर्स कैसे लग रहा है कि जब प्रोपेलर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर जो फोर्स लगेगा उनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, वो बेसिकली क्या होता है, टॉर्क बेंडिंग फोर्स है। भाई प्रोपेलर्स किससे कनेक्टेड है, क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट कर रही है जो कि प्रोपेलर से कनेक्टेड है तो एक तरह का टॉर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। टॉर्क इफेक्ट क्रिएट होता है और टॉर्क इफेक्ट जब एयरक्राफ्ट पे क्रिएट होता है तो क्या करता है कि अगर प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक फोर्स क्रिएट होगा तो उसका एक अपोजिट फोर्स, एक्शन का रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा। तो वो क्या करेगा, उस एयरक्राफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा। तो जो टॉर्क इफेक्ट इंजन और प्रोपेलर के द्वारा क्रिएट किया जा रहा होता है उसको हम अवॉइड करने के लिए फ्लाइट कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर वो याइंग होने लगती है, पहले तो हम लोग टॉर्क इफेक्ट को कम करने के लिए एलरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग दिस करेक्शन एडवर्स याइंग होने लगती है तब हम रडर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जो टॉर्क इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो हम लोग उसको एलरॉन ट्रिमिंग से सही करते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो एक एडवर्स यॉ इफेक्ट क्रिएट होता है और उस एडवर्स यॉ इफेक्ट को सही करने के लिए तब हम रडर ट्रिमिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉर्क बेंडिंग फोर्स बेसिकली क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है, बेंड द प्रोपेलर ब्लेड इन द डायरेक्शन अपोजिट देन इट्स रोटेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगता है, प्रोपेलर को बेंड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स। अब थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स जो है बेसिकली क्या है कि ये आपका प्रोपेलर ब्लेड है तो इस डायरेक्शन में इस तरह से ये लग रहा होता है जो कि प्रोपेलर ब्लेड को क्या करता है, आगे की तरफ बेंड करने की कोशिश करता है। और बेसिकली ये टिप प्रोफाइल्स के पास ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ थिकनेस कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस कम होगी तो ये यहाँ से क्या करने लगता है, इसको बेंड करने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स इज द थ्रस्ट लोड जो कि बेंड करता है प्रोपेलर ब्लेड को टूवर्ड्स फॉरवर्ड एज द एयरक्राफ्ट इज पुल्ड थ्रू द एयर। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट पुल्ड होगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा, बढ़ेगा, तो ये क्या करता है, आगे की तरफ इसको बेंड करने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहलाएगा, थ्रस्ट बेंडिंग फोर्स। नाउ है एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स। अब एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। एरोडायनेमिक ट्विस्टिंग फोर्स को अगर हम देखें, जैसे हमने जब प्रोपेलर्स के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे प्रोपेलर थ्रस्ट जनरेट करते हैं, तो ये क्या है, आपका एक ब्लेड प्रोफाइल है और जब यहाँ से एयर पास हो रही है, इस तरह से सामने से एयर आ रही है, रिलेटिव एयर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर है
वो बेसिकली लीडिंग एजेस की तरफ ही ज़्यादा रहता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की लीडिंग एजेस की तरफ ज़्यादा होने की वजह से ये इसको क्या करता है, हायर एंगल ऑफ, मतलब बेसिकली क्या करने लगता है, आपका ब्लेड एंगल जो है वो हायर एंगल की तरफ लेके जा लगता है, मतलब हायर ब्लेड एंगल की तरफ टेंस करता है, हायर ब्लेड एंगल की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि जो एरोडायनामिक ट्विस्टिंग फोर्स है उसका मेन काम क्या होता है कि आपकी ब्लेड पिच को वो बढ़ाता है। आ रहा है समझ में किस तरह से हो रहा है कि रिलेटिव एयर आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ से एयर पास करेगी, यहाँ से एयर पास करेगी, यहाँ पर लिफ्ट जनरेट होगी। तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर डेवलप होगा वो जनरली टूवर्ड्स द लीडिंग एजेस होता है, जिसकी वजह से क्या करने लगता है कि वो आपकी ब्लेड की पिच को इंक्रीज करता है। तो एरोडायनामिक ट्विस्टिंग फोर्स इज बेसिकली क्या करने लगेगा, हायर पिच को प्रमोट करेगा। वहीं अगर सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स की बात की जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये आपका प्रोफाइल रोटेट कर रहा है, जो ब्लेड प्रोफाइल है। तो बिकॉज ऑफ इट्स मास ये यहाँ पे क्या करने लगता है, हायर पिच की तरफ नहीं, लोअर पिच की तरफ जाने लगता है, क्योंकि जो मास ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड है ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, और मास ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, यहाँ पे जो कुछ भी प्रोपेलर का मास ऑफ द ब्लेड है इसकी वजह से वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा प्रोपेलर पिच को, रिड्यूस करेगा प्रोपेलर पिच को बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड। कहने का क्या मतलब है कि जो सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है वो बेसिकली क्या करता है, प्रोपेलर ब्लेड को लोअर ब्लेड एंगल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है सेंटर ऑफ प्रेशर लग रहा था, तब इसको वो हायर ब्लेड एंगल ले जाने की तरफ कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मास ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंड्स टू लोअर दिस द ब्लेड प्रोफाइल टूवर्ड्स द लोअर पिच। अगर ये मास ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड नहीं होता और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो नहीं होता तो ये फिर लोअर ब्लेड एंगल की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं करता। तो मेन रीज़न यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बिकॉज द एक्सिस ऑफ द ब्लेड पिच रोटेशन इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, इसी कॉर्ड के मिड पॉइंट के अबाउट ही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, और ये मास ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड है ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस, ऑन ईच साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करता है, रिड्यूस द प्रोपेलर पिच, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि एरोडायनामिक ट्विस्टिंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल ट्विस्टिंग फोर्स जो है आपका बेसिकली दो मेन फोर्सेस हैं जो कि प्रोपेलर की ब्लेड एंगल प्रोफाइल को चेंज कर रहे होते हैं। मतलब एक क्या करता है, बढ़ाता है, दूसरा क्या करता है, घटाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आपके प्रोपेलर ब्लेड पे लगते हैं। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि प्रोपेलर ब्लेड थ्रस्ट जनरेट करने के काम आ रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ बेंडिंग फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, थ्रस्ट बेंडिंग फोर्सेस, और जो ब्लेड एंगल का घटना बढ़ना जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ब्लेड एंगल हमारा जो है रिवर्स थ्रस्ट से लेकर फिदर्ड तक पोजीशन तक जा रहा था, तो उन सब के पीछे जो लगने वाले बेसिक फोर्सेस हैं, बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं, वो यही सब है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोपेलर डायमीटर का क्या मतलब है। प्रोपेलर डायमीटर का मतलब ये जो पूरा एक बार में प्रोपेलर रोटेट कर रहा है पूरा, तो वो कितना एरिया कवर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोपेलर डायमीटर। ये आपका प्रोपेलर डायमीटर है। ठीक, अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि हमारे तीन सेक्शंस है प्रोपेलर ब्लेड के, एक आपका रूट सेक्शन, एक आपका मिड सेक्शन, और एक आपका होता है टिप सेक्शन। अब टिप सेक्शन की तरफ हम देखते हैं कि ब्लेड थिकनेस क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड पर टिप सेक्शन ही रहता है। लेकिन ये ब्लेड का वो प्रोफाइल है जो ब्लेड को बहुत स्ट्रेंथ नहीं देता, मिड सेक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। ये सेक्शन बेसिकली थ्रस्ट कंट्रीब्यूट करता है,
ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सेक्शन ज़्यादा थ्रस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता। और यहाँ पर ये जो पोर्शन ये लगा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, स्पिनर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर टिप सेक्शन पर एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं फ्लटरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्लटरिंग इफेक्ट। मतलब जब आपका ये जो टिप ऑफ द प्रोफाइल है, ये आगे और पीछे इस तरह से जब ये हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, तो जो टिप ऑफ द प्रोफाइल ब्लेड है, क्योंकि वहाँ थिकनेस बहुत ही कम है, तो वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है आगे पीछे। तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, जब वो सुपरसोनिक मतलब सोनिक की रफ्तार के आसपास, जब आपका साउंड की रफ्तार के आसपास टिप की जो स्पीड है वो चली जाती है, तो ये फ्लटर करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, यहाँ पे इफ़िशेंसी लॉस होने लगती है, थ्रस्ट लॉस होने लगता है। तो हम कभी भी नहीं चाहते, और काफ़ी लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो हम कभी नहीं चाहते कि जो टिप ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड है वो कभी भी सोनिक की रफ्तार को अचीव करे। तो ये टिप ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड का फोर्थ एंड बैक मोशन बार बार होना एट अ हाई फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली आपका फ्लटरिंग इफेक्ट कहलाता है, जो कि अनअवॉइडेबल, मतलब ये कोर्स ऑफ फ्लाइट में या प्रोपेलर्स के रोटेशन में ये फ्लटरिंग इफेक्ट इज़ नॉट डिज़ायरेबल इफेक्ट। हम ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि वो इफिशिएंसी ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली हमारे पास टिप सेक्शन है, मिड सेक्शन है एंड द रूट सेक्शन है। तो जो प्रोपेलर्स ब्लेड पर आपके फोर्सेस लग रहे हैं और उनकी वजह से, जैसे टॉर्क फोर्स, जैसे मैं बोला कि यहाँ पर टॉर्क बेंडिंग फोर्सेस हैं, तो टॉर्क जब प्रोपेलर रोटेट करेगा तो एक तरह का टॉर्क क्रिएट होगा, और टॉर्क क्या करेगा, जहाज़ को दूसरी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो इनिशियली आप क्या करेंगे, मतलब एलरॉन का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऐसा आप सब कुछ कर रहे होते हैं तो एक एडवर्स इफेक्ट भी क्रिएट होता है, एडवर्स याव इफेक्ट क्रिएट होता है, फिर आप रडर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे थे, इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि टिप सेक्शन, हाई एयर स्पीड एट द टिप रिक्वायर्स अ थिन एरोफॉइल प्रोफाइल। यहाँ पे हमको पता है कि हाई एयर स्पीड चाहिए होती है टू मिनिमाइज द ड्रैग। टिप लॉसेस कॉजेज एन इंक्रीजिंग लॉस इन एफिशिएंसी एज द एंड ऑफ द ब्लेड इज अप्रोच्ड, कॉजिंग थ्रस्ट प्रोडक्शन टू ड्रॉप ऑफ टूवर्ड द टिप। मतलब क्या कहने का, यहाँ टिप लॉसेस की वजह से यहाँ पर थ्रस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। लेकिन वो होता कब है, टिप वेलोसिटीज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ द साउंड। जब टिप वेलोसिटीज जो हैं स्पीड ऑफ द साउंड को अचीव करती हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। टिपिकली द ओवरऑल प्रोपेलर डायमीटर इज सेलेक्टेड टू अवॉइड ऑपरेटिंग इन दिस रीजन। इसलिए पूरे अब यहीं से अगर सिर्फ यही मेन कंट्रीब्यूट करता थ्रस्ट में तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि हाई स्पीड पर, तो यहाँ से भी कुछ थ्रस्ट में कंट्रीब्यूशन हो रहा था, तो वो कुछ हद तक कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, फिर मिड सेक्शन है जो कि मेन प्रोफाइल है आपका प्रोपेलर ब्लेड का। द एरोफाइल एंड द ट्विस्ट इन दिस एरिया आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर एरोडायनामिक परफॉर्मेंस विद स्टिल प्रोवाइडिंग अ लार्ज इनफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू मीट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लेड। मतलब कहने का क्या है कि भाई यहाँ से तो हमें जो टिप ऑफ द प्रोफाइल ब्लेड है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड मिल नहीं रही है, तो ये सेक्शन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये सेक्शन थ्रस्ट में कम कंट्रीब्यूट करता है, इसका 25% ही मुश्किल से, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द इनर 25% ऑफ द प्रोपेलर रेडियस प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल थ्रस्ट, और जिसकी वजह से यहाँ ड्रैग भी बहुत ज़्यादा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, स्पिनर असेंबली का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस आपके प्रोपेलर ब्लेड पे लग रहे हैं। थैंक यू।